हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आगामी परीक्षा में, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से हम हिंदी भाषा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यानी कि आज के जो 10 प्रश्न हैं ये संबंधित हो गए हिंदी भाषा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका, है ना। अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने हिंदी को एज अ लैंग्वेज 1 के रूप में सेलेक्ट किया है या फिर दूसरी लैंग्वेज के रूप में भी अगर आपने हिंदी को सेलेक्ट किया है, तो दोनों ही स्थिति में ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आने वाली सीटेट की परीक्षा में। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। तो भाई पहला प्रश्न आपके सामने है, व्याकरण शिक्षण में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाई व्याकरण शिक्षण से संबंधित यहाँ पे कौन सी बात सही है वो यहाँ पे पहचाननी है। व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारिणी में अलग से कालांशों की व्याख्या होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, तो भाई ऐसा भी नहीं होता है कि भाषा के प्रयोग को महत्व ना दें हम और उसके नियमों को बच्चों को समझाते जाएं, रटवाते जाएं। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है। व्याकरण शिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है या आवश्यक है, तो भाई ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो व्याकरण की शिक्षा होती है ना वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है ना, क्योंकि व्याकरण की शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों को भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो भाई अगला प्रश्न आपके सामने है, भाषा के व्याकरण की समझ को, इस सेंटेंस को हमें पूरा करना है नीचे दिए गए ये जो ऑप्शन है इनके माध्यम से। तो भाई पहला है संदर्भ पर नहीं है, संदर्भ परक है, ठीक है। संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल उत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या फिर निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले तो जो केवल वाले जो होते हैं ना ये हमेशा गलत ही होते हैं, तो ये पहचान करना इनकी बहुत आसान होता है, ठीक है। तो किसी केवल सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हम भाषा के व्याकरण की समझ को नहीं आंक सकते हैं, है ना, या फिर केवल प्रश्न उत्तरों के माध्यम से, और सिर्फ निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से भी हम इसको नहीं आंक सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से भाषा के व्याकरण की समझ को आंका जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी के जो तीनों ऑप्शन है वो रॉन्ग है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का तीसरा प्रश्न आपके सामने है, भाषा के लिखित एवं मौखिक स्वरूप को सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका है। भाई क्या भूमिका है देखते हैं। पहले तो पूरा प्रश्न आपका ये है, इसका फोर्थ ऑप्शन, तो देखते हैं क्या है। व्याकरण भाषा के लिखित एवं मौखिक पक्ष के लिए उपकरण मात्र है। भाई उपकरण मात्र जो ऐसा तो नहीं है, है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, मौखिक एवं लिखित रूप में भाषा की शुद्धता एवं स्पष्टता के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या वो लिखित भाषा हो, है ना, उसकी शुद्धता और स्पष्टता के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था ना कि भाषा शिक्षण के लिए जो व्याकरण है वो बहुत ही आवश्यक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी के जो दोनों ऑप्शन हैं वो गलत हो जाएंगे। भाई भाषा व्याकरण शिक्षण में चुनौती है, अभी रॉन्ग है। व्याकरण द्वारा बालक को लिखना बोलना सिखाया जाता है, तो भाई ये भी रॉन्ग है, ठीक है। मौखिक लिखित रूप में भाषा की शुद्धता स्पष्टता के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के अपने फोर्थ क्वेश्चन को। तो चौथा प्रश्न आपके सामने है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य सहायक होगा। उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है ना, तो देखेंगे ध्यान से जो ऑप्शन है इसके। व्याकरण की परिभाषा को कंठस्थ करने में, भाई रोट लर्निंग रटवाना, बच्चों को कंठस्थ कराना, ये किसी भी शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, ना ही ये बच्चों के सीखने में सहायक होता है। भाषा के नियम एवं प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में, ठीक है। तो जो उच्च प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें तो व्याकरण शिक्षण का वहाँ पे क्या उद्देश्य होता है, भाषा के नियमों को समझना,
उसकी प्रकृति को समझना, ठीक है, और उसका विश्लेषण करने में जो ये शिक्षण होता है, व्याकरण शिक्षण, ये सहायक होता है। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे के ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। भाषा के नियम प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना, भाई नहीं। भाषा की प्रकृति प्राकार्य व्याकरणिक नियम को कंठस्थ करने में, तो भाई कंठस्थ करना तो कहीं पे भी हेल्पफुल नहीं होता है। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के अपने 5वें प्रश्न को। भाई 5वां प्रश्न आपके सामने है, व्याकरण शिक्षण को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय नहीं करना चाहिए। भाई नहीं है यहाँ पे, देखेंगे जो ऑप्शन यहाँ पे नेगेटिव लगेगा उसे हम हटा देंगे। व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्तर अनुकूल बनाई जानी चाहिए, तो भाई बिल्कुल सही बात है, बच्चों के लेवल के हिसाब से होनी चाहिए ना। व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जानी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, भाई भाषा संसर्ग विधि से ही व्याकरण की जो व्यवहारिक शिक्षा है वो बच्चों को दी जानी चाहिए। छात्रों को नियम एवं परिभाषाएं रटने में, ठीक है, रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो भाई ऐसा तो नहीं है, अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में भी, ये कंठस्थ कराना, रटना, है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं, शिक्षण में इनका कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों को चीज़ों को, परिभाषाओं को रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ये रॉन्ग है क्योंकि हमसे यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यही राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे गलत पूछा है, तो गलत तो यही है, बच्चों को परिभाषाएं नहीं रटवाई जानी चाहिए। अगला भी देख लेते हैं एक बार। व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए, तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमसे गलत पूछा है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 6। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होना चाहिए, या फिर आपका बल किस बिंदु पर होगा। व्याकरण के नियमों की सैद्धांतिक विवेचना पर, व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर, व्याकरण नियमों को कंठस्थ कराने पर, या व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। तो भाई हमारा जो बल है एज अ टीचर वो किस पे होना चाहिए, तो व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर हमारा बल होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है। भाई पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, या आगमन निगमन प्रणाली। तो भाई उच्च प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो आगमन और निगमन प्रणाली होती है, ये सबसे उपयुक्त प्रणाली होती है व्याकरण की शिक्षा देने की, ठीक है। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण नीरस एवं अरुचिकर हो जाता है, इसका क्या कारण है ना। बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता व्याकरण को पढ़ने में, समझने में, उन्हें परेशानी भी होती है। तो भाई इसका रीज़न क्या है। शिक्षकों में व्याकरण के पर्याप्त ज्ञान का अभाव है। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि टीचर्स को व्याकरण नहीं आती या उन्हें ज्ञान का अभाव है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये रॉन्ग है। अन्य विषयों के शिक्षण में किसी भाषा के व्याकरण का कोई योगदान नहीं होता। तो भाई ऐसा भी नहीं है कि व्याकरण का किसी जो और अन्य विषय क्लास में पढ़ाए जाते हैं ना, जैसे विज्ञान है, इंग्लिश है, SST पढ़ते हैं, है ना, EVS पढ़ते हैं, तो इसमें व्याकरण का कोई रोल नहीं होता। तो ऐसा तो नहीं होता है भाई, ये भी रॉन्ग है। व्याकरण को सीखने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है। तो भाई यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा कि जो ये विषय है ना, ये नीरस हो जाता है तब जब व्याकरण को पढ़ाने के लिए पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। एक बार 4th ऑप्शन भी देख लेते हैं। व्याकरण सीखने में छात्रों में कोई रुचि नहीं होती, ऐसा नहीं है। बच्चों को अगर सही तरीके से उनकी रुचि के हिसाब से पढ़ाया जाएगा तो उन्हें पढ़ने में रुचि आएगी। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होगी जिसमें क्या होगा भाई, कौन सा तरीका बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा उचित रहेगा। बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, बच्चे नियमों को कंठस्थ करते हैं, या बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं।
ठीक है। तो बच्चे जब उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो ये प्रणाली है यानी व्याकरण शिक्षण की ये जो पद्धति है ये सबसे ज़्यादा उचित होती है। यानी बच्चों के सामने पहले उदाहरण रखे जाएं, फिर उनको समझाया जाए, फिर धीरे धीरे नियमों की ओर जो शिक्षक है वो आगे बढ़े बच्चों को, यानी कि उदाहरण पहले दिए जाएं और नियम उन्हें बाद में समझाए जाएं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। तो भाई आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या पुस्तक विधि, है ना। तो भाई व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन विधि, जैसा कि हमने अभी पिछले प्रश्न में देखा ना यहाँ पे कि बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं, तो ये कौन सी विधि होती है, ये आगमन विधि होती है। और यहाँ पे ये जो बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं ये निगमन विधि होती है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं यानी आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है व्याकरण शिक्षण की सबसे बेहतर विधि होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगमन विधि व्याकरण शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। ऐसे ही प्रश्नों को मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।